नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फाइनल सेकंड, बीए पार्ट थर्ड। अर्थात तो हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा था इमाइल दुर्कहेम, और ये इमाइल दुर्कहेम आज हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसके संबंध में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हमारी समाप्ति की ओर है। कल से हम दूसरा कार्ल मार्क्स पढ़ाएंगे, लेकिन मैक्स वेबर के संबंध भी हमने कुछ लास्ट में बतलाया था, और ताकि आपको अपार्ट के प्रश्न भी यहाँ से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमाइल दुर्कहेम के संबंध में, या इंट्रोडक्शन ऑफ इमाइल दुर्कहेम, दुर्कहेम का परिचय। ये पेपर जो था हमारा सोशल थिंकर, सामाजिक विचारक या सामाजिक चिंतक। इस सेक्शन के अंतर्गत हमारे 3 सेक्शन थे। इस पेपर के अंतर्गत हमारे 3 सेक्शन थे। जो संपूर्ण सिलेबस है उसको हम 3 यूनिटों में, 3 इकाइयों में, 3 खंडों में विभाजित करते हैं। इसके पहले खंड में सेक्शन ए के अंतर्गत तो पाश्चात्य विचारक है, पाश्चात्य सामाजिक विचारक, अर्थात पश्चिम के कुछ विद्वान विचारक जो समाज के विषय में अपने विचार रखते हैं। उन पाश्चात्य विचारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण हमने विचारक लिया प्रथम, वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के संबंध में हमने बहुत कुछ चर्चाएं की, और दूसरा जो विचारक रहा वो है इमाइल दुर्कहेम। तो इमाइल दुर्कहेम फ्रांस के विचारक हैं। उनका जन्म 1818 और मृत्यु 1917 के अंतर्गत एपिनल नामक कस्बे के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि इमाइल दुर्कहेम का जो योगदान रहा, जो सिद्धांत हैं उनके संबंध में। सबसे पहले उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह है सामाजिक तथ्य, और सामाजिक तथ्य का जो उल्लेख किया है वो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्री पद्धति के नियम या समाजशास्त्री पद्धति के सिद्धांत, ये जो पुस्तक है 7 खंडों में विभाजित है। इसके प्रथम खंड में सामाजिक तत्व की परिभाषा, सामाजिक तत्व की विशेषता आदि का उल्लेख किया गया है कि सामाजिक तत्व क्या है। अर्थात किसी समाज समूह के समुदाय के लोगों के मध्य जो रीति रिवाज, धर्म, आचार विचार, नैतिकता, प्रतिदिन के जो कार्य हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, वो सामाजिक तत्व है। अर्थात सामाजिक तत्व किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता इत्यादि हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, सामाजिक तत्व कहलाते हैं। सामाजिक तत्व विचार क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से संभव है, जो कि विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। सामाजिक तत्व स्थायी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में सुबह से शाम तक करता रहता है, वो हमारे लिए सामाजिक तत्व। कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, नहाकर ही खाना खाना चाहिए, सुबह जल्दी हमें उठना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने विचारों में सकारात्मक होनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, पति का आदर करना चाहिए, और बच्चों या पत्नी की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करनी चाहिए। ये कुछ हमारे समाज की रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता, सोच विचार, कार्य जिनको प्रतिदिन अपने व्यवहार में करते हैं। इमाइल दुर्कहेम ने सामाजिक तत्व की 2 विशेषताएं बतलाई। एक तो है बाह्यता, अर्थात सामाजिक तत्व व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं, क्योंकि एक दीर्घ अवधि से जब करते आते हैं किसी कार्य को, तो वो व्यक्ति की चेतना से बाहर हो जाते हैं। व्यक्तियों को समय समय पर सोचने की इनकी आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा है बाध्यता, अर्थात सामाजिक तत्वों के मध्य दबाव भी पाया जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को समाज के नियम के कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि ऐसा कार्य नहीं करता है तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कभी कभार व्यक्ति अपने विवेक से गलत काम भी करता है, तो समाज पर दबाव भी डालता है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, जिसे हम कहते हैं बाध्यता।
ये जो दुर्खिम ने इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तत्व की दो प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया है, बाकी अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो परिभाषा की दृष्टि से या परिभाषा को समझने की दृष्टि से है। उनमें पहला है कि सामाजिक तत्व कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता है। दूसरा है सामाजिक तत्व सार्वभौमिक होते हैं। तीसरा है सामाजिक तत्वों की उत्पत्ति समाज से होती है। चौथा है सामाजिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। पांचवा है सामाजिक तत्व अधिवैयक्तिक होते हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। सामाजिक तत्व अपने आप में एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि संपूर्ण समाज और समूह के होते हैं। और सामाजिक तत्व समाज के लिए अनुकूल होते हैं। सामाजिक तत्व क्षेत्रीय होते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष से अपना संबंध रखते हैं। तो ये रही सामाजिक तत्व की प्रमुख विशेषताएं। अन्य विशेषताएं बाकी उन्होंने सामाजिक तत्व के दो प्रकार में बतलाए हैं। दो प्रकार सामाजिक तत्व हैं। सामाजिक तत्वों के प्रकार दो बतलाए। एक है सामान्य तथ्य और एक है व्याज्य तत्व। ध्यान रखें कि ये दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के तीसरे अध्याय में किए हैं। सामाजिक तत्व दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तत्व और एक व्याज्य सामाजिक तत्व। बाद में इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तत्व के अवलोकन के नियमों का भी उल्लेख किया है कि सामाजिक तत्व को वैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है। तो उसने पहला जो नियम बतलाया था कि सामाजिक तत्व को सामाजिक तत्व ना समझ करके वस्तु समझना चाहिए। यदि सामाजिक तत्व को सामाजिक तत्व समझेंगे तो उसका वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी सामाजिक तत्व को सामाजिक तत्व के स्थान पर वस्तु समझना चाहिए, तभी इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि विज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष पर महत्व देता है, प्रत्यक्ष पर आधारित होता है, प्रत्यक्ष का ही अध्ययन करता है। दूसरा है कि सभी पूर्व मान्यताओं को उन्मूलन करना चाहिए, अर्थात जो अब तक के मिथक चले आ रहे हैं उनमें कुछ संशोधन करना चाहिए। मिथक और झूठी बातों पर वैज्ञान आधारित नहीं है, सत्ता का प्रमाण नहीं है, अर्थात उनमें कुछ संशोधन करना चाहिए ताकि उनमें कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है और विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। तीसरी जो अवलोकन का नियम बताया है, अर्थात तो किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए। और एक चौथा जो अगला है, सामाजिक और व्याधि के तत्वों में अंतर स्पष्ट कर देना चाहिए। ये रहे थे अवलोकन के नियम। बाद में सामाजिक तत्व के जो दो प्रकार बतलाए थे, व्याधि और सामान्य, तो वहां उन्होंने कुछ भेद भी किए हैं कि कौन से तत्व उपयोगी होते हैं, कौन से तत्व व्यापक होते हैं, घटनाक्रम का नियम और विषय वस्तु की स्पष्ट परिभाषा, इस बात का भी उल्लेख किया है। और बाद में उन्होंने सामाजिक तत्व की आलोचना भी की है कि सामाजिक तत्व ना होकर के ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सामाजिक तत्व में उन्होंने एक जो प्रकार बतलाए हैं दो, वो भी अनुचित है, क्योंकि कभी सामान्य तत्व व्याधि के तत्व बन जाता है और व्याधि के तत्व सामान्य तत्व बन जाता है, इनको स्पष्ट नहीं किया गया। जैसा कि एक स्थान पर हम मानते हैं कि व्यक्ति को मारना व्याधि के तत्व है, यदि किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो वहां पर व्याधि के तत्व है, यह अपराध है। जबकि एक स्थान पर दुर्खिम कहता है कि यदि किसी सीमा पर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो वो सामान्य तत्व की श्रेणी में आता है, सामान्य तत्व की श्रेणी में आता है। तो वही व्यक्ति को मारना अपराध है, व्याधि के तत्व है, जबकि एक तरफ सामान्य तत्व है। इस बात को भी दुर्खिम ने स्पष्ट नहीं किया।
अगला उन्होंने आलोचना बताई है कि सामाजिक तथ्य से समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इस बात का भी उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन अगला जो प्रश्न था उन्हें है समाज में श्रम विभाजन। द डिवीजन लेबर सोसाइटी समाज में श्रम विभाजन जो सन 1893 में प्रकाशित हुई, उन्होंने समाज में श्रम विभाजन को उल्लेख किया कि प्राचीन समाज के अंतर्गत श्रम विभाजन केवल आयु और लिंग के आधार पर था, अर्थात स्त्री और पुरुषों में। आज की तरह नहीं, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं सब सीमित थी, सभी लोग मिलकर काम करते, मिल बांट कर खाते, तो एक व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य करता था, इसलिए श्रम की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। तो अब हम बात करते हैं समाज में श्रम विभाजन, अर्थात व्यक्तियों में कार्य का बंटवारा ही समाज में श्रम विभाजन है। किसी समाज या समूह के व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता, मेहनत और गुणों के आधार पर जब कार्य का बंटवारा कर लेता है तो वह समाज का श्रम विभाजन। यह हमारे समाज में सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन आगे डॉक्टर ने सामाजिक श्रम विभाजन के, समाज में श्रम विभाजन के कारण बताए थे। श्रम विभाजन इसमें दो कारण बताए हैं। एक तो है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि ये पहला कारक है कि यदि वास्तव में जनसंख्या वृद्धि नहीं होती तो समाज में श्रम विभाजन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में जनसंख्या तो कम थी तो लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, साधन संपन्न नहीं थे, साधन थे ही नहीं, इसलिए श्रम की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग मिलकर काम करते थे और मिल बांट करके खाते थे। यह प्रथा केवल अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था थी, बचत वाली अर्थव्यवस्था नहीं थी। व्यक्तिवाद का अभाव था, सामूहिकता का अधिक महत्व था। तो जनसंख्या वृद्धि, श्रम विभाजन का जो प्रमुख कारण था वो जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि में भी नैतिक घनत्व और भौतिक घनत्व, नैतिक घनत्व और भौतिक घनत्व। दूसरा जो कारक उन्होंने बताया था, द्वितीय कारक, उनमें पहला जो कारक है पैतृकता का घटता प्रभाव, पैतृकता का घटता प्रभाव और सामूहिक चेतना को उत्तरोत्तर ह्रास। अर्थात पैतृकता का मतलब होता है वंशागत प्रभाव। जिस समाज और परिवार पर वंशागत पैतृकता का प्रभाव अधिक होगा वहां श्रम विभाजन कम होगा, विकास के अवसर कम होंगे, और जिस समाज में पैतृकता का प्रभाव कम होगा वहां श्रम विभाजन होगा, विकास के अवसर अधिक होंगे। तो कहने का मतलब है वंशागत प्रभाव अधिक, श्रम विभाजन कम, विकास के अवसर कम। श्रम विभाजन अर्थात पैतृकता का जितना अधिक प्रभाव होगा, श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई सामूहिक चेतना का ह्रास। समाज पर समूह का जितना दबाव होगा, परिवर्तन के अवसर कम होंगे, श्रम का विभाजन भी न्यूनतम मात्रा में होगा। व्यक्तियों पर समाज पर दबाव कम है, समाज का व्यक्तियों पर दबाव अधिक है, श्रम विभाजन कम होगा, विकास के अवसर कम होंगे। समाज का दबाव व्यक्तियों पर कम है, व्यक्तिवाद पाएगा, परिवर्तन के अवसर अधिक होंगे। उल्टी प्रक्रिया है दोनों। तो यहाँ थे श्रम विभाजन के दो प्रमुख कारण थे। एक तो है जनसंख्या वृद्धि, पहला कारण माना है, और जनसंख्या वृद्धि में उसने दो उपकारक भी माने हैं, एक नैतिक घनत्व में वृद्धि और एक भौतिक घनत्व में वृद्धि। श्रम विभाजन का जो दूसरा कारक माना उन्होंने, द्वितीय कारक में पहला कारक है पैतृकता का घटता प्रभाव। अर्थात पैतृकता हम कहते हैं वंशानुगत प्रभाव जितना अधिक होगा, श्रम विभाजन उतना कम होगा, विकास के अवसर कम होंगे। पैतृकता जितना प्रभाव कम होगा, श्रम विभाजन उतना अधिक होगा, विकास के अवसर, परिवर्तन के अवसर अधिक होंगे। और दूसरा है सामूहिक चेतना का ह्रास, अर्थात समूह की शक्ति अधिक होगी, श्रम विभाजन कम होगा, विकास के अवसर कम होंगे, और श्रम विभाजन
सामूहिक शक्ति अधिक होगी तो श्रम विभाजन कम होगा, सामूहिक शक्ति कम होगी श्रम विभाजन अधिक होगा। ये थे हमारे श्रम विभाजन के कारण। बाद में हमने बताया था कि श्रम विभाजन के परिणाम क्या हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया है कि प्रकार्यात्मक विभाजन, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। पहला जो परिणाम बतलाया था इमानुएल दुर्कheim ने श्रम विभाजन का, वो है प्रकारात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। दूसरा जो कारक बताया वो सभ्यता का विकास। तीसरा जो कारक है वो है सामाजिक प्रगति। चौथा जो कारक बताया गया है वो है प्रतिकारी कानून व्यवस्था। प्रतिकारी कानून व्यवस्था, इस प्रकार से ये श्रम विभाजन के परिणाम भी उन्होंने बतलाए थे। बाद में इमानुएल दुर्कheim ने एक बहुत अच्छा टॉपिक के जो दिया है, दी सुसाइड अथवा ली सुसाइड, दी सुसाइड अर्थात दी सुसाइड आत्महत्या। आत्महत्या के आधार पर उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में ही कौन लोग और किस प्रकार से आत्महत्याएं करते हैं। वैसे दुर्कheim की दृष्टि से आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है, न कि व्यक्तिगत। हाँ, बेशक व्यक्ति करता है, लेकिन व्यक्ति समाज को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता। व्यक्ति को समाज आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। समाज व्यक्ति पर ऐसा दबाव डालता है जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन समाज उन्हें स्वतंत्रता नहीं देता। समाज के दबाव में आकर को व्यक्ति आत्महत्या करता है। इस बात को दुर्कheim ने सन 1897 के अंतर्गत अपनी जो प्रमुख पुस्तक है, जो फ्रांसीसी भाषा के अंतर्गत है, वो ली सुसाइड, और जो अंग्रेजी भाषा के मध्य है वो है दी सुसाइड। अर्थात आत्महत्या वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जानबूझ करके एक ऐसा कदम रखता है जिसका परिणाम मृत्यु है, वो आत्महत्या है। सोच विचार करके एक व्यक्ति सोच विचार करके जानबूझ करके एक ऐसी क्रिया करता है, एक ऐसा कदम रखता है, एक ऐसा कार्य करता है जिसका परिणाम मृत्यु है, वो आत्महत्या है। आत्महत्या सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से एक ऐसा कदम रखता है जिसका परिणाम निश्चित रूप से मृत्यु है। धोखे से की जाने वाली को हम आत्महत्या धोखे से की जाने वाली किसी मृत्यु को हम आत्महत्या की श्रेणी में नहीं मानते। अर्थात जब व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय लेकर के इस बात का कदम रखता है, ऐसी क्रिया करता है कि ये इसका परिणाम मृत्यु है, वो आत्महत्या है। लेकिन दुर्कheim ने आत्महत्या के यहाँ पर 4 प्रकार बताए थे। आत्महत्या के 4। नंबर 1 अहमवादी आत्महत्या या अहमवादी। नंबर 2 परार्थवादी। नंबर 3 है आदर्शहीन आत्महत्या। और नंबर 4 है घातक आत्महत्या। 4 प्रकार की आत्महत्या हो गई।
अहमवादी आत्महत्या वो लोग करते हैं जो समाज से कटे हुए रहते हैं, जिनका अहम बहुत ज्यादा प्रबल होता है, वो समाज के साथ अपने आप को घुल मिल नहीं सकते, एकांकीपन महसूस करते हैं, समाज उन्हें छुटकारा दे देता है, वो अपने आप में अंदर अंदर घुटते रहते हैं, ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या करते हैं। कि यदि फेल होने पर छात्र छात्राओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या है, वो समाज को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या का कदम रखते हैं। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या, वो होती है जो परार्थ अर्थात दूसरे के हित में की जाने वाली आत्महत्या। एक व्यक्ति अपने आप के व्यक्तित्व को समाज के व्यक्तित्व में लीन कर देता है, अपने आप को समाज के भूल जाता है, अर्थात समाज को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सैनिक लोग या जवानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या है। आदर्शहीन आत्महत्या वो होती है जो सब व्यक्ति समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाता और एकांकीपन महसूस करने के कारण उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या करता है कि सभी लोगों में परिवर्तन आ गए तो मेरे में परिवर्तन यूँ नहीं आया, वो अंदर अंदर बढ़ता रहता है। और लास्ट में घातक आत्महत्या वो होती है जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है लेकिन स्वतंत्रता का फायदा उसे उचित नहीं मिलता, अर्थात एक व्यक्ति काम वासना किसी औरत या लड़की के साथ करना चाहता है लेकिन समाज उसे मान्यता नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो निश्चित रूप से आत्महत्या है। बाद में इमाम दुर्खिम ने एक टोटम का भी उल्लेख किया है। टोटम या टोटमवाद, टोटम या टोटम का जो उल्लेख किया है ऑस्ट्रेलिया के अरुणता जनजातियों के संबंध में धर्म के आधार पर किया। यह धर्म का प्रारंभिक स्वरूप रहा है। टोटम यह धर्म से पहले था कि जब आदिवासी जनजातीय लोग किसी भी पेड़, कोई पौधा, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पत्थर, कोई पशु, कोई पक्षी आदि को अपना देव का मान कर पूजा करते थे, तो वो हमारे यहाँ पर टोटम है। अर्थात जनजातीय लोग किसी भी पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि की जो पूजा करते थे वो टोटम कहलाता है। दुर्खिम ने धर्म का भी उल्लेख किया है। धर्म क्या है? पवित्र वस्तु में विश्वास, ये धर्म है कि पवित्र वस्तु को विश्वास, पवित्र वस्तु में विश्वास करना ही सबसे बड़ा है। उन्होंने समस्त दुनिया की जो वस्तुओं को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, एक पवित्र वस्तु, एक अपवित्र वस्तु। पवित्र वस्तु में विश्वास ही धर्म है। और बाद में उन्होंने सामूहिक चेतना, अर्थात किसी समाज के सदस्यों के मध्य एक जैसी चेतना पाई जाती है, जागरूकता पाई जाती है, वो सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना यांत्रिक समाज के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर सामाजिक एकता का उल्लेख किया है कि किसी समाज के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही सामाजिक एकता है। अर्थात किसी समाज या समूह की रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता, खान पान, वेशभूषा आदि के मध्य जो समानता देखने को मिलती है वो सामाजिक एकता। सामाजिक एकता दो प्रकार की, एक है यांत्रिक एकता और दूसरा है सावयवी। आदिम प्राचीन समाजों में, आधुनिक औद्योगिक जटिल समाज, ये जो यांत्रिक एकता अर्थात सामाजिक एकता
किसी समय से समूह सदस्यों के मध्य रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता आदि के मध्य जो एकता देखने को मिलती है वो सामाजिक एकता। सामाजिक एकता दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक एकता। प्राचीन आदिम सरल छोटे ग्रामीण परंपरागत समाजों के मध्य पाई जाने वाली एकता यांत्रिक एकता, जबकि आधुनिक औद्योगिक बृहत नगरीय और जटिल समाजों के मध्य पाई जाने वाली एकता सावयव एकता। यांत्रिक एकता के अंतर्गत तो समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान, जबकि सावयव एकता के अंतर्गत तो समाज का द्वितीय स्थान और व्यक्ति का प्रथम स्थान। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून व्यवस्था पाई जाती है, टिट फॉर टैट वाली अर्थव्यवस्था, जैसे कि तैसे सिद्धांत पर आधारित होती है। जैसा व्यक्ति अपराध करता है उसके अपराध के अनुसार वैसा ही दंड दिया जाता है। जबकि सावयव एकता के अंतर्गत तो प्रतिकारी कानून व्यवस्था पाई जाती है। इसमें व्यक्ति को अपने अपराध के बदले ऐसा दंड ना देकर सुधारात्मक कार्य का अवसर दिया जाता है। यांत्रिक एकता में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था थी, जबकि सावयव एकता में बचत वाली अर्थव्यवस्था है। यांत्रिक एकता में सामूहिकता अधिक थी, जबकि सावयव एकता में व्यक्तिवाद आ गया। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा बुद्धि का एक लास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत अच्छे हैं, इसमें दो प्रश्न विशेष ध्यान रखें, एक सामाजिकता तो समाज में विभाजन के कारण और परिणाम।